हेलो डियर एस्पिरेंट, हमारे फ्यूचर अधिकारी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आईएएस हिंदी माध्यम पे। हम आप लोग को बताए थे कि हमारी माइक की समस्या थी, तो हमने माइक चेंज किए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप इसका वॉइस कैसा है। चलिए, हम लोग यूट्यूब पर जो है सो बैच यूपीएससी का पूरा फाउंडेशन बैच करा रहे हैं। इसी में हम पॉलिटी सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे, तो आज पॉलिटी के दूसरा लेक्चर पे हम बात करेंगे। कल वाले लेक्चर पे तो जो लोग नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। कल हम पूरा सिलेबस बताए थे, पॉलिटी में कैसे कैसे पढ़ेंगे, अध्ययन के प्रारूप बताए थे। तो आज उसी क्रम में टॉपिक वाइज आगे चलेंगे। तो पहला जो था वो था मूलभूत संकल्पनाएं, कुछ मूलभूत संकल्पनाएं। चलिए हम लिखते हैं टॉपिक, और प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, शेयर भी कर दीजिए। कम से कम अगर आप लोग 5-5 लोग को शेयर कर दीजिएगा तो मुझे लगता है अगर 30 लोग देखते हैं तो कम से कम 5 लोग की जगह 150 लोग के पास पहुंच जाएगा। चलिए ठीक है, जैसा आपकी इच्छा। हम टॉपिक पे आते हैं और देखेंगे मूलभूत संकल्पनाएं। सबसे पहले देखेंगे राज्य। इसे हम सरकार बताए थे, सरकार को लास्ट में देखेंगे। राज्य, स्टेट। राज्य से आप क्या समझते हैं? देखिए, राज्य जो होते हैं, एक हमारा बिहार भी राज्य है। भारत के अंदर बहुत सारे राज्य है, लगभग अभी वर्तमान में देखा जाए तो 28 राज्य है। तो राज्य वो भी होता है। तो राज्य की जो है रियल में अर्थ जो होते हैं, इनके अर्थ की बात करें हम, राज्य के अर्थ होता है, ये दो तरीके से होता है। एक संकल्पना के रूप में होता है, संकल्पना के रूप में होता है, और एक व्यवहार के रूप में होता है, बोलते व्यवहारिक। तो माने एक व्यवहार के रूप में होता है। ठीक, एक संकल्पना और एक व्यवहार। देखिए, संकल्पना के रूप में जो होता है, इसी इसका मतलब होता है कि हम कहीं भी देश में जाएंगे दूसरा, तो उस देश के हम राज्य ही बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए, ये किसके लिए होता है? देश और राष्ट्र के लिए। किसके लिए होता है? देश और राष्ट्र के लिए। संकल्पना, संकल्पना, या फिर इसको एक सैद्धांतिक भी बोल सकते हैं। सैद्धांतिक या व्यवहारिक। तो अगर हम बात करेंगे तो व्यवहारिक में क्या, अगर देखिए आप इससे एग्जांपल लेते हैं, कि भारतीय राज्य, यानी कि ये कहाँ बोलेंगे? विदेश में अगर हमारे राजनेता जाते हैं तो क्या बोल सकते हैं? भारतीय राज्य। जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है ना, तो वो क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए बोलते हैं ना, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो वो क्या है? राज्य हो गया। तो ये क्या करते हैं? किसी देश के लिए प्रयोग करते हैं। ये किसी देश के लिए प्रयोग प्रयोग है। देखिए, जैसे हम और आप आम आदमी प्रयोग नहीं करते हैं, राजनेता बाहर जाएंगे विदेश में तो वहां प्रयोग कर सकते हैं, उनके लिए। जैसे क्या है? अमेरिकी राज्य, भारतीय राज्य, ये होते हैं। ठीक है ना। व्यवहार यानी व्यवहारिक में क्या हो जाएगा? ये हम लोग जो यूज करते हैं, ये प्रांतीय के लिए करते हैं। प्रांत मतलब क्या होता है? जो हमारे अंदर, देश के अंदर राज्य होते हैं उनके लिए। तो ये क्या होगा? प्रांतीय इकाई।
प्रांतीय इकाइयों के रूप में प्रयोग। जैसे बात करते हैं हमारे बिहार में ही हो गया तो क्या रहेगा, बिहार, यूपी, एमपी, ऐसे ही जितने भी, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, आपको हरियाणा हो गया, ये सब क्या है, राज्य है, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, राज्य है। ये सब भारत के राज्य है, ये इतना तो पता ही होगा, इतने बता देते हैं, कितने लोग कहेंगे कहाँ के राज्य है। तो ये तो हो गया अर्थ, लेकिन राज्य को डिफाइन कैसे करेंगे, इसके लिए 4 गुण को होना आवश्यक है। इसके लिए 4 गुणों का होना आवश्यक है। तो कौन कौन 4 गुण है, तो देखिए, राज्य घोषित करेंगे तभी जब वो उनके पास निश्चित निश्चित भूभाग हो, निश्चित जो है भौगोलिक क्षेत्र एरिया हो। फिर क्या होना चाहिए, 1 नंबर पे हो गया, ये 2 नंबर पे फिर क्या होना चाहिए, इनके पास लोग हो, लोग या जनसंख्या, जनसंख्या हो, या फिर तीसरे नंबर पे इनका सरकार हो। जैसे कि मान लीजिए बिहार में भी राज्य में अलग सरकार है, तो बस वही उनका भी, उनमें जनसंख्या है, उनका भी क्षेत्र है, बांटा हुआ है, तो बस। और जो है सो क्या होना चाहिए, 4 नंबर पे सबसे अहम होता है किसी देश के लिए भी संप्रभुता। संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च शक्ति। देखिए, जब भी अगर मान लीजिए हमारा देश है और वो अगर कहीं बाहर फैसला लेते हैं कोई भी चीज, तो वो उस फैसले में कोई बाहरी देश की हस्तक्षेप ना हो। अगर हस्तक्षेप हो गया तो सर्वोच्च शक्ति नहीं है। इसीलिए भारत क्या है, संप्रभुता है, भारत के पास अपना संप्रभुता है, वो अपने निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। तो ये अवधारणा है राज्य का मतलब। अगर आपसे कोई पूछेगा राज्य का मतलब, राज्य कौन सा, 2 और संकल्पना है, सैद्धांतिक रूप से या व्यवहारिक रूप से। व्यवहारिक में होगा जब जो हमारा देश के राज्य है, प्रांतीय इकाई, प्रांतीय इकाई के रूप में से बिहार, एमपी, यूपी एक्सेट्रा बोल सकते हैं। फिर बोलिए राज्य को डिफाइन करने के लिए 4 गुण को होना आवश्यक है। क्या क्या होना चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए, लोग होना चाहिए, जनसंख्या जिसको बोलते हैं, सरकार होना चाहिए, या संप्रभुता होना चाहिए, सर्वोच्च शक्ति होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं इस पे, राष्ट्र पे। तो कहिएगा तो थोड़ा सा डिफिनेशन लिखवा दे। बाकी नोट्स है तो नोट्स में क्या डिफिनेशन लिखवा है। चलिए आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं हम राष्ट्र पे। दूसरा है राष्ट्र, नेशंस। तो देखिए, अब राष्ट्र के मतलब क्या होता है, हम लोग जो है सो कब बोलते हैं ना हमारा भारत राष्ट्र, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, जब राज्य, ये राज्य, इसी में
प्लस में राष्ट्रीयता की भावना जग जाए तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा राष्ट्र है। जब राज्य में ही राष्ट्रीयता की भावना ऐड हो जाए तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा राज्य है। तो इसको हम लिख सकते हैं, जब राज्य की संकल्पना में राष्ट्रीयता की भावना, यही इनका मेन, ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना जुड़ जाती है तो राज्य राष्ट्र में बदल जाता है। समझे क्या होता है, जब राष्ट्रीयता की भावना जुड़ जाता हो, तो यहाँ पे हम अगर और आपको समझा दे तो राज्य प्लस राष्ट्रीयता की भावना बराबर क्या हो जाएगा, राष्ट्र। तो आज आप लोग को समझ में आ गया होगा राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है। समझे। अब हम आगे चलते हैं, तो हम आगे चलते हैं तो क्या अब देखेंगे हम, तो अब हम देश चलते हैं। देश में देखिए कुछ कुछ लाइन है जो कि हम अगर कहिएगा तो लिखवा देते हैं, जैसे कि भारत एक राज्य भी है और एक राष्ट्र भी है, क्योंकि राज्य में एक निश्चित भूभाग होता है जहां लोग निवास करते हैं और इनकी सुरक्षा एवं आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए एक संस्था होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सरकार बोलते हैं। यह सरकार संप्रभुता होती है जो कि निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती है। यही एक साथ पूरा हम लिखना बना के बता दिए। अगर आप लोग इनको लिखना चाहेंगे तो पॉज करके लिख लीजिएगा, चाहे बाकी हम फिर बता देते हैं, आप लिखना है तो लिख लीजिए। क्या लिखिएगा, लिखिए भारत एक राज्य भी है और राष्ट्र भी है, क्योंकि क्योंकि राज्य में एक निश्चित भूभाग होता है, क्योंकि राज्य में एक निश्चित भूभाग होता है जहां लोग निवास करते हैं, जहां लोग निवास करते हैं, जहां लोग निवास करते हैं और इनकी सुरक्षा एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक संस्था होती है, और इनकी सुरक्षा एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक संस्था होती है जिसे सरकार कहते हैं, जिसे सरकार कहते हैं। यह सरकार यह सरकार संप्रभुत्व होती है, यह सरकार संप्रभुत्व होती है, यह सरकार संप्रभुत्व होती है जो कि निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती है, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती है, क्योंकि संप्रभुता वही कहलाएगा, वही राष्ट्र कहलाएगा, वही देश कहलाएगा, वही राज्य कहलाएगा जो कि अपनी सर्वोच्च शक्ति से निर्णय ले सके, उस स्वतंत्रता रूप से, उसमें कोई हस्तक्षेप न हो, उसको बोलते हैं संप्रभुता। तो ये हो गया जो कि निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता होती है। चलिए अब देखते हैं देश। अब देखते हैं देश। देश जिसको बोलते हैं कंट्री, इसको बोलते हैं कंट्री। ये क्या होता है, देखिए राज्य की संकल्पना में
स्थानीय संस्कृति, जैसे कि मान लीजिए जो राज्य है इसकी संकल्पना जो है, इसमें इसमें क्या हो जाएगा, जब बाहर जाएंगे तो वो अपना स्थानीय संस्कृति, जैसे हमारा भारत देश है, तो इसका इनका भी तो कुछ संस्कृति है, तो उस संस्कृति की भाव आ जाता है जब अपने अंदर, तो वो देश कहलाता है। जैसे कि हम लोग बहुत प्यार से राष्ट्रीय भावना क्या होता है, थोड़ा बताता हूँ। जैसे भारत पाकिस्तान के जैसे मैच होता है उसमें क्या होता है, हमारा देश जीते, हमारा देश, सब क्या भावना है, भावना जैसे होता है। तो जब हमारे यहाँ देखिए देश में, जब हमारा देशीय संस्कृति, जो देसीपन का भाव आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, देश हो जाएगा। संस्कृति दिख झलकना चाहिए, भारत की कुछ अपना संस्कृति है वो दिखना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, राज्य की संकल्पना, राज्य की संकल्पना में स्थानीय संस्कृति या देसी संस्कृति का भाव हो। समझे, तो ये हो गया, क्या हुआ, देश हो गया। देसीपन क्या होता है, यहाँ पे लिखा है, देखिए देसीपन जो लिखा हुआ है, देसीपन क्या हो जाएगा, देसीपन का मतलब हो जाएगा किसी देश की संस्कृति में ढलना, ढलना। जैसे बहुत लोग बिहार में आते हैं हमारे यहाँ पे, क्या इसमें ढल जाते हैं, बाहर जब हम जाते हैं जॉब करने के लिए, बिहार वाले भाई लोग, हम भी बिहार से हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं, बोलते हैं बिहारी बिहारी, क्योंकि उनके भी कुछ अपना झलक पड़ता है संस्कृति का, सबकी अपनी संस्कृति होती है, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे, जब हम राज्य पढ़ लिए, राष्ट्र पढ़ लिए, देश पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे सरकार, क्योंकि एक टर्मिनोलॉजी आया है सरकार का, ये सरकार का। तो चलिए पढ़ते हैं सरकार। 4th नंबर में पढ़ेंगे सरकार, गवर्नमेंट। सरकार क्या होता है, सरकार एक संस्था है, वो संस्था क्या काम करता है, जो राज्य के उद्देश्य को पूरा करती है। सरकार क्या करता है, राज्य का उद्देश्य को पूरा करती है, संस्था है वो। सरकार एक अपने लोगों, सरकार बनाते हैं, क्या करता है, अपना देश में जो भी उन देश के लोग हैं उनके उद्देश्य को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, तो लिखते हैं सरकार क्या है, सरकार लिखिए, यह राज्य की एजेंसी या संस्था है, संस्था है जो राज्य के उद्देश्य को पूरा करती है। ये है राज्य का उद्देश्य, राज्य का उद्देश्य को पूरा करती है। तो अब आती है राज्य का उद्देश्य कैसा, तो राज्य का उद्देश्य कैसा, तो यहीं पे देख लेते हैं राज्य का उद्देश्य। राज्य का उद्देश्य यहीं पर देख लेते हैं। राज्य का उद्देश्य के आधार पर देखिए यहाँ ना, इनके आधार पर दो तरह के होते हैं उद्देश्य।
एक होते हैं पुलिस राज, जिनको होते हैं पुलिस स्टेट, और एक होते हैं कल्याणकारी राज, कल्याणकारी राज, इनको बोलते हैं वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट। अब आते हैं पुलिस राज्य क्या होते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। पुलिस राज, देखिए इसमें क्या होता है, पुलिस राज में अभिजात वर्ग होते हैं, अभिजात वर्ग इलीट ग्रुप। इसमें क्या होता है, धनी व्यक्ति होगा, सत्ता अपने पास होगा, शासक होगा एकदम। ये पुलिस राज कब थे, भारत के आजादी के पूर्व वाले भारत, जो भारत आजाद होते उनके पूर्व जो भारत थे वो क्या थे, पुलिस राज थे। तो उस समय जो है सो अपनी मनमर्जी से हुआ, अभिजात वर्ग, शासक वर्ग के हितों के लिए कार्य करना, समझे, तो उसको होते हैं पुलिस राज। तो क्या लिखेंगे हम, जब पुलिस, जब पुलिस शासक वर्ग के हित के लिए कार्य करे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शासक वर्ग में ये है शासक वर्ग। शासक वर्ग क्या होते हैं, इनको बोलते हैं अभिजात, अभिजात वर्ग। जब सोशियोलॉजी ऑप्शन में पढ़ेंगे तो अभिजात इलिट ग्रुप पढ़ाएंगे, वहां पे भी इलिट ग्रुप अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं ये, ठीक। जैसे कि ये क्या मानते हैं, इनके ही अनुसार सत्ता चलता है, ये सबसे ज्यादा धनवान होते हैं, यही शासक, बोलिए यही शासक है। इनका एग्जाम्पल अगर हम लिख लें तो एग्जाम्पल में लिख देते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व का भारत, पूर्व भारत, ये था पुलिस राज वर्ग। अब क्या है हमारे देश में, यह कल्याणकारी राज, वेलफेयर स्टेट है ये। अब क्या है, हम लोग दूसरा क्या पढ़ेंगे, कल्याणकारी राज। यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं अभी भी, वर्तमान के एग्जाम्पल मान लीजिए, एक हो गया, दूसरा हो गया चीन है, तीसरा हो जाएंगे उत्तर कोरिया। ये सब क्या है, अभिजात वर्ग, एलिट ग्रुप, शासक वर्ग, जो इनके अंदर पुलिस क्या है, सब इन्हीं के अंदर होता है, ये जो कहते हैं वही है। अब आते हैं हम दूसरे, इनका था पहला, दूसरा इसमें कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य इनको बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। तो अब क्या होता है, यह वह राज्य है
जो जनता के हितों के लिए कार्य करना, जनता के हितों के लिए कार्य करना, उसको बोलते हैं कल्याणकारी राज्य। यहाँ यहाँ पे क्या है, शासक के हितों में, यहाँ क्या है, शासितों के हितों में कार्य करना। यहाँ क्या लिख देंगे हम, लिखिए राज्य कल्याणकारी राज्य जब जब राज्य जनता के हित के लिए कार्य करे। ये क्या हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य। या फिर ये भी बोल सकते हैं शासितों के हितों के लिए कार्य करना। आज जो सरकार है हमारे देश की, वो क्या करते हैं, कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी काम तो करते हैं, हमेशा जनता के हित के लिए बात करते हैं। वैसे जो भी हो, मतलब इनका प्रारूप तो यही होता है, जनता को किसी तरह खुश किया जाए। जब उनका ऐसा होता है, जनता को पूरा भर भर के लालच देते हैं। वो भी एक है, कोई भी सरकार हो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इनका, अभी हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत, हो गए, यही हो गए स्वतंत्रता के बाद क्या, भारत। इनको लिख सकते हैं उच्च अधिकार प्राप्त समूह, जो सबसे ज्यादा उच्च अपने आप को समझते हैं, समझे। तो ये हो गए कल्याणकारी राज्य, समझ गए। अब हम चलते हैं, जनता लोगों के हित में काम करता है, चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं सरकार के कार्य। सरकार कैसे काम करते हैं, तब चलते हैं काम सरकार के मुख्य कार्य। सरकार के मुख्य कार्य, देखिए सरकार का मुख्य कार्य अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे अहम कार्य है, तीन कार्य है। पहला क्या है, देखिए कानून बनाना, ठीक। जब कानून बन जाएगा तो क्या करना है इनको, कानून को लागू करना, कानून को कानून लागू करना। जब कानून लागू हो गए तो अब किसी के साथ समस्या होंगे, कोई आम पब्लिक के साथ, तो क्या करेंगे, उनको क्या करना है, न्याय तो भी दिलवाना है, तो न्याय देना। कितने अच्छे में बंधा हुआ है। पहले कानून बना लिए, अब कानून को लागू कर दिए, अब इसके आधार पे कोई दोषी पा रहा है तो उसको न्याय, मतलब जो दोषी पाया उनको न्याय, मतलब उनको न्याय दिलाना, मतलब जो दोषी है उसे सजा देना। ठीक है, तो तीन अहम वर्ग है इनका, तीन अहम वर्ग। तो अब ये चलेंगे कि भाई अगर कानून बना है तो कानून बनाने के लिए कोई संस्था होगी, क्या होगी, कोई संस्था होगी। तो उस संस्था को बोलते हैं विधायिका, विधायिका, विधायिका बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेचर।
विधायिका का काम क्या था? कानून का निर्माण करना, कानून बनाना, ये संस्था है। क्या संस्था है? विधायिका। ठीक। वैसे ही कानून को लागू करने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है कार्यपालिका। ये क्या है? संस्था है। मान लीजिए क्या नाम है इनका? कार्यपालिका। कार्यपालिका। इन लोग क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। ठीक। वैसे ही न्याय देने के लिए भी एक संस्था है, इनका नाम है न्यायपालिका। न्यायपालिका, इनको क्या बोलते हैं? जुडिशरी। ये तीन कार्य हैं और तीनों कार्यों क्या होता है? सरकार का अंग है। क्या है तीनों? जैसे तीनों जैसे क्या? सरकार का अंग, सरकार का तीन अंग है। अब समझे, यही तीन अंग सरकार को सब काम करने के इजाजत देते हैं। सरकार का तीन अंग। अब अगर आपको कोई बोले सरकार का तीन अंग कौन कौन है, तो बोल सकते हैं पहला है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। कोई पूछेंगे विधायिका का क्या काम है? इनका काम है कानून बनाना। देखिए आगे चलेंगे तो विधायिका एक चैप्टर है, एक पूरा यूनिट आ जाएगा, देखिएगा। फिर है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या है? बोले कानून को लागू करना। फिर न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम क्या है? न्याय देना, न्याय देना। देखिए अब हम बात करते हैं, कानून जो है सो बाध्यकारी नियमों का समूह है। कानून क्या है? ये है बाध्यकारी है, नियम बना हुआ उनका समूह है। ठीक है। अगर इसको उल्लंघन करते हैं तो क्या हो जाएगा? दंड मिलेगा, दंड मिलेगा। समझे? तो जो है सो किसी भी सरकार में कानून सर्वोच्च होता है, किसी भी सरकार में कानून सर्वोच्च होता है। इसलिए हम कल बताए थे कि संविधान क्या है? एक सर्वोच्च कानून है। ठीक। तो हम इसके लिए थोड़ा सा लिख देते हैं नोट में, थोड़ा सा हम लिख देते हैं। दिख रहा होगा। हाँ। कानून बाध्यकारी नियमों का समूह है जिसके उल्लंघन पर दंड मिलता है। किसी भी सरकार में कानून सर्वोच्च होता है। समझे? और सरकार का तीन अंग यही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फिर थोड़ा सा और विस्तार करते हैं अपनी बातों को, क्योंकि ये तो यूपीएससी का जैसा जर्नी है हमारा और आप सबका। तो थोड़ा सा एकदम धैर्य के साथ चलेंगे, लेक्चर को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इतना तो मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो मुझे फल मिलना चाहिए। तो सरकार के अंग व्यापक रूप में, चलिए तो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो
हाँ, यहाँ जो लिखे थे आप देखे होंगे, कार्यपालिका। कार्यपालिका को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, बाकी विधायिका का करेंगे। सरकार के अंग व्यापक रूप में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आप लोग साथ के साथ नोट करते जाइएगा, नोट बनाते जाइएगा। आपका नोट एकदम अच्छा से नहीं बन गया तो फिर बताइएगा, एकदम बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे। आप देख लीजिएगा, ऐसा यूट्यूब पर कोई पढ़ाए हैं नहीं पढ़ाए। आपको जहां मिलेंगे पीपीटी 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 मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेंगे। चलिए, कार्यपालिका भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं राजनीतिक कार्यपालिका, और दूसरा होते हैं प्रशासनिक कार्यपालिका। देखिए क्या होता है, एक दूसरा, एक होता है राजनीतिक कार्यपालिका और एक होता है प्रशासनिक कार्यपालिका। अगर हम बात करेंगे कि राजनीतिक कार्यपालिका कैसा होता है, तो ये होता है अस्थाई नेचर का, सॉरी अस्थाई नेचर का, क्योंकि इनकी जो होते हैं नेचर क्या होता है, अस्थाई होते हैं। ये कभी भी इनकी सरकार गिरा सकते हैं, सरकार सरकार गिर गया, इनकी काम खत्म। अस्थाई कार्यपालिका होते हैं। इनका नेचर क्या होता है, ये होते हैं अस्थाई, अस्थाई कार्यपालिका। ठीक, अगर हम बात करेंगे तो ये कौन होते हैं, ये जो होते हैं, ये होते हैं मंत्रियों का समूह, जिसे हम मंत्री परिषद कहते हैं। क्या होते हैं, मंत्रियों का समूह, जिसे हम मंत्री परिषद कहते हैं। मंत्रियों का समूह जिसे मंत्री परिषद कहते हैं। तो अब आते हैं, तो ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं सिविल सेवकों का समूह, सिविल सेवकों का समूह। ठीक, जिसको या फिर हम बोल सकते हैं नौकरशाही, या फिर क्या बोल सकते हैं, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। देख लीजिएगा स्पेलिंग से थोड़ा सा, सिविल सेवा। ये कैसे होते हैं, ये मंत्री परिषद का जो समूह होते हैं, ये कैसे होते हैं, इनका चयन की प्रक्रिया क्या है, इनका चयन की प्रक्रिया क्या है, इनका जो होता है निर्वाचन होता है। क्या होता है, निर्वाचन होता है, मंत्री परिषद का निर्वाचन होता है। यानी कि इनका हुआ, यानी कि इनडायरेक्टली किनका हो गया, राजनीतिक कार्यपालिका का। क्या होगा, निर्वाचन होता है।
इनमें कोई योग्यता नहीं, इनमें इन इनमें कोई या विशेष योग्यता नहीं। इनका कार्यकाल क्या होगा, अस्थायी है तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित कार्यकाल है। अनिश्चित कार्यकाल। ठीक, तो फिर ये जो मंत्री परिषद है, इनका चयन की प्रक्रिया क्या है, निर्वाचन होता है, विशेष योग्यता नहीं है, अनिश्चित कार्यकाल होता है। इनका शासन कैसे होंगे, शासन, गवर्नेंस कैसे होंगे, इनका दो काम होगा, एक होगा नीति बनाना और नीति को लागू करवाना, प्लस दूसरा क्या है, नीति लागू करवाना। ये हो गए। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ लोक कार्यकाल अनिश्चित, मतलब लोकसभा के कार्यकाल जो होते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है, लेकिन बीच में कभी भी सरकार गिराया जा सकते हैं, इसीलिए अनिश्चित काल है। ठीक है, 5 साल से पहले भी और 5 साल तो कम से कम, मतलब ज्यादा चलेगा 5 साल, उससे पहले भी। हाँ, अगर आपातकाल आ गया तो अलग बात है, उसका अलग है सिस्टम, बाकी देखेंगे। चलिए अब इसमें देखते हैं, नौकरशाही में, सिविल सेवकों में इनका चयन की प्रक्रिया कैसा है, चयन प्रक्रिया देखिए, ये क्या होता है, चयनित होते हैं, ये क्या होते हैं, चयनित किया होता है, इनको चयन किया जाता है। फिर जब चयन होता है इनका क्या, निश्चित निश्चित योग्यता होगा, योग्यता होगा। ठीक, फिर निश्चित योग्यता होगा, फिर क्या जाएगा, इनका निश्चित कार्यकाल हो जाएंगे। निश्चित कार्यकाल हो जाएंगे इनका। ठीक, इनका क्या जाएगा, निश्चित कार्यकाल हो जाएंगे। अब इनका प्रशासन कैसा है, इनका देखिए यहां शासन लिखा है, यहां क्या लिखेंगे, प्रशासन। इनका प्रशासन कैसा है, नीतियों नीतियों को लागू करना, इनका काम हो गया। यही होते हैं आईएएस ऑफिसर्स, समझे। एक इधर आते हैं हम और एक होते हैं मंत्री परिषद। ठीक, हम लोग इसी में आते हैं, आईएएस आईपीएस जिसका तैयारी भी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लोग अगर राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका में कोई डाउट होगा, समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स कीजिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम लिखते हैं शासन क्या होता है। यहाँ दो शब्द है, शासन और प्रशासन, तो दो शब्द को हम थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले शासन को देखते हैं। शासन, शासन क्या होता है, देखिए सरकार जो कुछ करती है, जिस विधि से करती है उसे शासन कहते हैं। सरकार जो भी करेगा, जिस विधि से करेगा उसे क्या कहते हैं, शासन कहते हैं। इसके अंदर नीति बनाना हो जाएगा, निर्णय लेना हो जाएगा, उन्हें लागू करवाना हो जाएगा, सब क्या सम्मिलित है, उसको हम बोलते हैं शासन। नीति बनाना हो जाएगा, नीति लागू करवाना हो जाएगा, सब क्या शासन है। तो हम लिखते हैं इसको, सरकार जो कुछ
करती है, जिस विधि से करती है उसे शासन कहते हैं। इसके अंतर्गत नीतियां बनाना, निर्णय लेना एवं उन्हें लागू करवाना क्या है? सम्मिलित है। सम्मिलित किया जाता है। इनके अंदर क्या है? नीतियां बनाना, निर्णय लेना और उन्हें लागू करवाना, यही क्या है? शासन है। बाहुबली 2 में देख रहे होंगे शासन क्या है, मूवी में दिखाया है। चलिए अब देखते हैं प्रशासन, क्योंकि शासन प्रशासन हम बहुत बार यूज करते हैं, देखते हैं प्रशासन आ गया गांव में, चाहे शासन हम सुनते हैं, लेकिन इस सबके मीनिंग नहीं पता होता। तो आज हम समझ ही गए होंगे। प्रशासन प्रशासन क्या है? यह सरकार के कार्यकारी अंग है। सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करना है। ठीक, यहाँ पे लिखा है नीतियों को लागू करना, इन्हीं को बोलते हैं प्रशासन। तब ना बोलते हैं जहाँ पे समस्या होती है पहुंच जाते, समस्या को क्या समाधान करते हैं वहीं पे, क्या हुआ, क्या विफलता से लागू क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? यह सरकार का कार्यकारी अंग है। सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों या आदि और भी कुछ जो भी बनाए हैं आदि को लागू, ये लागू है जी, लागू करना या प्रशासन कहलाता है। देख रहे हैं, यानी कि हम क्या पढ़ लिए हैं? कार्यपालिका का दो अंग नहीं बोल सकते, दो भाग में बांटा है, जो राजनीतिक होते हैं अलग और एक प्रशासनिक अलग होते हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। चलिए अब आगे हम चलते हैं। अगर देखिए सरकार राजनीतिक है ना, तो संकुचित अर्थों में राजनीतिक कार्यपालिका को ही सरकार कहते हैं और यही शासन करते हैं। बस यही सरकार है और यही शासन करते हैं, लिखा इसे शासन बना दिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट में हम चलेंगे संविधानवाद। समझे? तो संविधान पहले पढ़ते। संविधान क्या होता है देखिए, आपको दिख रहे होंगे
हाँ, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशंस। ये क्या है, आपको कल भी बताए थे, ये किसी देश की सर्वोच्च या मूलभूत विधि है जो सरकार की गठन, संरचना एवं कार्यों के विषय में वर्णन करता है। सरकार कैसे गठन करेगा, संरचना क्या और उसका कार्य के विषय के बारे में वर्णन करता है। सरकार भी जो है, तो संविधान के आगे उल्लंघन नहीं कर सकते। तो सरकार को ये बताएगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सरकार को ये बताता है संविधान। तो चलिए अब आते हैं इसमें, थोड़ा लिखिए डेफिनेशन। संविधान किसी देश की सर्वोच्च एवं मूलभूत विधि है जो सरकार के गठन, संरचना एवं कार्यों के विषय में वर्णन करता है, सरकार के गठन, सरकार के संरचना और सरकार के कार्यों के विषय में वर्णन करते हैं। सरकार को यही बताते हैं, सरकार को बताते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यही सरकार को संविधान बताता है, ठीक, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अब आते हैं संविधानवाद। संविधानवाद बोलते हैं संविधान पर आधारित राजनीतिक प्रणाली का शासन प्रणाली को संविधानवाद की संज्ञा दिया गया। राजनीतिक प्रणाली जो होते हैं उनका शासन प्रणाली को ही क्या कहते हैं, संविधानवाद की संज्ञा देते हैं। ठीक है, संविधानवाद एक ऐसी व्यवस्था को बल देता है जहां एक उदार और प्रभावी संविधान को रचना की जाती है। क्या कहते हैं, एक संविधानवाद कहता है एक प्रभावी और जो है सो प्रभावी संविधान की रचना करते हैं, उदार और प्रभावी, सबसे अच्छी। ठीक, सरकार का गठन और संचालन किया जाता है इसमें। संविधानवाद के अंतर्गत जो सो हम इसमें बहुत कुछ देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं लोकतंत्र देखते हैं, इसी के अंदर आते हैं, शक्ति का पृथकीकरण देखते हैं, ठीक है, फिर हम देखते हैं विधि का शासन देखते हैं इसी में, फिर मनमाने शक्तियों का नियंत्रण देखते हैं, नागरिक का अधिकार की रक्षा इसी में देखते हैं। संविधानवाद में सब कुछ देखते हैं, ठीक है ना। तो संविधानवाद जैसे सीमित सरकार, अर्थात सरकार की सीमाएं इसी में है, ठीक है ना। क्योंकि एक बार आया था संविधानवाद क्या, सबसे इस क्वेश्चन आया हुआ है पीटी में, सरकार पर सीमाएं क्या है, सरकार पर सीमाएं लगाती है। ठीक, शक्तियों का पृथक्करण अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य अलगाव। ठीक, विधि के शासन होना चाहिए संविधानवाद में, ठीक है। सरकार की मनमानी शक्तियों का प्रयोग पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जैसे प्रतिबंध लगा क्या हुआ, सीमित हो गया, सीमित हो गया ना। तो बस अगर आप कहें अगर संविधानवाद का मतलब क्या है, तो सीधा लिखिएगा, इसका आंसर होगा सीमित सरकार। क्या जाएगा, सीमित सरकार। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार, क्या बोलते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है पीटी में।
तो चलिए लिखते हैं। लिखिए, संविधान पर आधारित राजनीतिक प्रणाली का शासन प्रणाली को संविधानवाद संविधानवाद की संज्ञा दी जाती है। जिस प्रकार संविधानवाद एक ऐसी व्यवस्था पर बल देता है बल देता है जहां एक उदार और प्रभावी संविधान की रचना की जाती रचना की जाती है और संविधान के प्रावधानों के अनुसार सरकार का गठन और संचालन किया जाता है किया जाता है। अब एक चीज हम बताते हैं। देखिए, संविधान हर देश में होते हैं, हर किसी देश में होते हैं, लेकिन वो देश संविधानवाद नहीं होते हैं। जैसे कि हम बताते हैं आपको, जैसे कि अगर हम देखेंगे जहां संविधान के अनुसार सरकार बनाई एवं चलाई जाती है, जैसे पाकिस्तान, चीन में संविधानवाद नहीं है, जबकि इनका भी संविधान है। पाकिस्तान और चीन संविधानवाद नहीं है, लेकिन इनका भी क्या है, संविधान है। संविधान के अनुसार शक्तियों का पृथक्करण हो, नागरिकों का अधिकार की रक्षा हो, विधि का शासन हो, तो उस राष्ट्र में संविधानवाद होता है। जहां ये सब नहीं हो, वहां संविधानवाद नहीं होता। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि जहां संविधान हो वह देश संविधानवाद होगा, क्या ये लाइन सही है? जी नहीं। लेकिन जहां संविधानवाद हो वहां संविधान होगा, यह 100% सही है। संविधान जहां होगा जरूरी नहीं है कि वो देश संविधानवाद हो, लेकिन जो देश में संविधानवाद देश है, वो देश में संविधान होना 100% है। ये बात आप लिख लीजिए, समझे? तो यहां पे आपको एक लाइन लिख देते हैं। संविधान के अनुसार शक्तियों का पृथक्करण हो, नागरिक
अधिकारों की रक्षा हो, विधि का शासन हो, तो उस राष्ट्र में संविधानवाद होता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, जिस देश में संविधान और कानून हो, जरूरी नहीं कि वो देश सबसे अच्छा हो। जिस देश में संविधानवाद हो, वो देश संविधान वाले देश से भी अच्छा है, क्योंकि संविधान का मतलब केवल वहां पे ये नहीं, संविधानवाद भी ज्यादा बेहतर होता है। समझे? तो थोड़ा सा लिखिए, हेडिंग चेंज कीजिए, लिखिए संविधान वाद के अंतर्गत निम्नलिखित तत्व सम्मिलित होते हैं। यहां से यूपीएससी पीटी का क्वेश्चंस पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। समझे? इसलिए आपको हम इससे बता देते हैं। क्या होना चाहिए? सीमित सरकार, सरकार की मनमानी न होना चाहिए, सीमित सरकार, अर्थात सरकार पर सीमाएं। दूसरा, लोकतंत्र। तीसरा, शक्तियों का पृथक्करण। किस किस में? तो विधायिका, कार्यपालिका और एवं न्यायपालिका के मध्य अलगाव। नेक्स्ट, विधि का शासन। क्या होना चाहिए? विधि का शासन। पश्चिमा। नेक्स्ट, मनमाने शक्तियों पर नियंत्रण। मनमाने शक्तियों पर नियंत्रण। नेक्स्ट, नागरिक अधिकारों की रक्षा। ठीक, यहाँ पर लिखा मनमानी शक्तियों पर नियंत्रण लिखा हुआ है, यानी कि इसको अपने मन की जो है सो शक्तियों पर के प्रयोग पर प्रतिबंध। मनमाने मतलब अपने मन से सरकार नहीं चलेगा। ठीक, चलिए ये हो गया संविधानवाद। अब हम थोड़ा देखते हैं इसी के आगे जो है सो नेक्स्ट, इसके थोड़ा सा निष्कर्ष पे आते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
इस प्रकार संविधानवाद के अंतर्गत सरकार को असीमित शक्ति नहीं सौंपी जाती, बल्कि सीमित, इधर में होता है तो देख लीजिए, सीमित शक्ति सौंपी जाती है। अर्थात संविधानवाद का अर्थ सीमित शक्तियों वाली सरकार है। उत्तर कोरिया, चीन, पाकिस्तान में सीमित शक्ति वाली सरकार ने अपनी मर्जी से अपना पूरा जो मन है सो करता है। लिखते हैं कुछ आगे। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि देशों में संविधानवाद मौजूद या विद्यमान है, बल्कि चीन, पाकिस्तान, और एक और देश ले लीजिए, उत्तर कोरिया, जो मतलब किसी के वैल्यू नहीं रहता है, अपना मन से काम करता है। मानव आदि देशों में संविधान तो है, किंतु संविधानवाद नहीं है, क्योंकि उपयुक्त विशेषताएं विद्यमान नहीं है। जो वो बताए 5-6 पॉइंट वो इसमें नहीं है। इसीलिए संविधान होने मात्र से संविधानवाद स्थापित नहीं होता। चलिए, अब समझ में आ गया ना। हर देश में कुछ न कुछ कानून होता है, कुछ न कुछ जैसो नियम कानून होता है, संविधान है, लेकिन वह देश संविधानवाद है या नहीं है, यह हमें ये बताता है। कौन सा? ये पॉइंट, ये 6 पॉइंट बताता है कि उस देश में संविधानवाद है या नहीं है। आज आपको समझ में आ गया होगा, हर देश में संविधान होने का मतलब ये नहीं है कि वो देश लोकतंत्र है। ठीक, चलिए, तो हम आज यहाँ तक देखे हैं, बाकी कुछ शब्दावली और है,
तो हम सोच रहे हैं वो भी बता दें, जैसे संवैधानिक प्रावधान, कुछ कुछ और है जो कि हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे क्या है, संवैधानिक प्रावधान, ठीक, ये क्या होता है? जो कि संविधान में स्पष्ट वर्णित हो, ठीक है ना। तो वे प्रावधान जो संविधान में स्पष्ट वर्णित है। अब आते हैं असंवैधानिक असंवैधानिक प्रावधान। ये क्या आता है? वे प्रावधान जो संविधान में वर्णित नहीं है और संविधान के विपरीत है। ये अमान्य है, अमान्य होते हैं, अमान्य होते हैं, ये प्रचलन में नहीं होते हैं, ठीक। देखिए कभी कभी नहीं, जो कोई कानून बनाता बोलता है असंवैधानिक है वो, यानी कि वो कानून खत्म हो गया। अगर सुप्रीम कोर्ट बोल दिया असंवैधानिक है तो वो कानून खत्म, फिर वो नहीं चलेगा, अमान्य हो गया। अब कुछ पॉइंट और है, इसको बोलते हैं गैर संवैधानिक प्रावधान। ये क्या होता है? वे प्रावधान जो संविधान में वर्णित नहीं है किंतु संविधान में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन भी नहीं करते हैं। ये मान्य होते हैं, ये मान्य होते हैं, ये प्रचलन भी होते हैं, में होते हैं, और ये बीच बीच में उपयोग, बीच दो मतलब एक और बीच, उपयोग होते रहते हैं, बीच में उपयोग होते रहते हैं। एक पॉइंट और है, शाब्दिक प्रावधान। शाब्दिक प्रावधान, ये क्या होता है? वे प्रावधान जो संसद
द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा गठित किया जाए। अब आते हैं, नेक्स्ट है संविधि। संविधि इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विधायिका द्वारा बनाई गई विधि। वे इसमें क्या होता है? वे प्रावधान जो सरकार के आदेश मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से निर्मित हो। संवैधानिक कार्यकारी ये हो गया। तो चलिए आज का लेक्चर मतलब यही समाप्त करते हैं, क्योंकि हम आपको एक बार बता देते हैं हम आज क्या देख लिए हैं। हम ये बताए थे आपको अध्ययन के प्रारूप में, तो मूलभूत संकल्पना पूरा खत्म कर दी। अब कल देखेंगे संविधान। तो हाँ, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर लेक्चर पसंद आते हैं, आप लोग को हमारे लिखावट पसंद आते हैं, हमारी मेहनत पसंद आते हैं, तो प्लीज कम से कम 10 लोग को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आते ही आपको मिल जाएगा। पहला वीडियो लगभग 200 तक पहुंच गया है उसका व्यू, लेकिन हमको सब्सक्राइब कितना मिला है? 40। और लाइक कितना मिला है? उसके आधा, 30, 20-30 के करीब इसको मिला है। तो प्लीज ऐसा नहीं कीजिए, अगर वीडियो पसंद है तो कम से कम 10 आदमी को शेयर तो कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में कर दीजिए, जहां करना है कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की क्लास आपको कहीं नहीं मिलेंगे, प्रॉपर चलेंगे क्लास। तो अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा और कंटिन्यू बने रखिएगा, साथ साथ नोट कर लीजिएगा, नोट में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए कल हम पढ़ते हैं संविधान। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।